नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है खरमास के विषय में। खरमास में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें खरमास से पहले कर लेना है, क्योंकि खरमास में ये सारे कार्य हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें खरमास में करना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो ये सारी बातें क्लियर होंगी, आप लोग ये सारी बातें जानेंगे। साथ में खरमास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, ये भी जानकारी आपको मिलने वाली है। खरमास के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2023 में खरमास प्रारंभ हो रहा है 16 दिसंबर से। दिन होगा गुरुवार और इसकी समाप्ति होगी 15 जनवरी 2024 में। दिन होगा सोमवार। यह है खरमास का समय। आप लोग डेट ध्यान रखिएगा कि कब से खरमास शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ कि खरमास में हम क्यों नहीं करते हैं कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य, या फिर खरमास क्यों लगता है। तो खरमास जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तब खरमास लगता है। उस समय से खरमास का समय माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो गति है वो धीमी हो जाती है, उनका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही गुरु बृहस्पति का भी शुभ प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए हम कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं हमारे शुभ और मांगलिक कार्य में विघ्न पड़ने का भय होता है। इसीलिए हम कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य इस समय पर नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें इस समय सूर्य देव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, और यज्ञ हवन इत्यादि हम कर सकते हैं, कथा इत्यादि का श्रवण हम कर सकते हैं। पूजा पाठ में कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं कि जो हमें बिल्कुल भी खरमास में नहीं करने चाहिए। 7 ऐसे कार्य मैं बताऊंगी कि जिसको आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, और फिर मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे हम कर सकते हैं, जिसमें कोई हमें दोष नहीं पड़ने वाला है। तो एक एक करके आइए सारी बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, खरमास के समय मैंने बता दिया है। खरमास शुरू होने के समय के बाद आप मकान का निर्माण कार्य है वो शुरू नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो कार्य है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विघ्न पड़ने का डर होता है। तो यदि आपने खरमास प्रारंभ होने से पहले नींव इत्यादि डाल दी है, कहने का मतलब शुरुआत आपने कर दी है, तब आप खरमास में निर्माण कार्य करें, कोई दोष नहीं होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। यदि आप मकान का निर्माण करना चाहते हैं, जरूरी है, तो आप खरमास शुरू होने से पहले उसका निर्माण कार्य शुरू कर दें, अर्थात नींव इत्यादि जो है उसका कार्य आप लोग कुछ प्रारंभ कर दें। उसके बाद में आप कर सकते हैं, तब कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, यदि आप किसी नए व्यापार या नए बिजनेस को करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो खरमास में आप बिल्कुल भूल कर भी अपना नया व्यापार शुरू ना करें। या तो फिर खरमास के पहले आप शुरू कर दें, या फिर खरमास तक आप रुक जाएं, उसके बाद अपने नए व्यापार को आप शुरू करें। तीसरी चीज, गृह प्रवेश के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, 2 बातें हैं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि मुझे अपने मकान में प्रवेश नहीं करना है, हम किराए के मकान में प्रवेश करना चाहते हैं, अर्थात जैसे मकान हम बदलते हैं या किराए का मकान लेते हैं, उसमें हमें प्रवेश करना है। तो देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता दूं कि मकान कोई भी हो, अपना हो या किराए का हो, उसका जो भी शुभ और अशुभ प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमें वहां रहना है। तो जब तक हम वहां रहेंगे, उसका कोई भी प्रभाव हो, अच्छा प्रभाव बुरा प्रभाव, वो हमारे ऊपर पड़ेगा। तो आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि अपना मकान है तो हम ना प्रवेश करें और किराए का मकान है तो हम प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूंगी। खरमास के समय में आप कोई भी मकान हो, आप प्रवेश न करें। यदि आपके लिए बहुत जरूरी है तो खरमास से पहले आप जो किराए का मकान है उसकी बुकिंग कर लें, या फिर आप जो एडवांस में किराया इत्यादि है दे दें, और एक दिन वहां आकर आप भोजन इत्यादि बना लें, तो वो समझ लीजिए वो दोष खत्म हो जाएगा। बाद में भले ही आप पूरी तरह से शिफ्ट करें, आप एक दिन वहां पर जैसे शयन करना और भोजन करना, ये 2 कार्य जो होते हैं, इससे माना जाता है कि हमने नए मकान में प्रवेश कर लिया। यदि उस मकान में शयन और भोजन का कार्य नहीं हुआ है, तब आप वहां जाकर रह रहे हैं, गए वहां पर, आप दिन भर आपने दिन वहां बिता लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दोष नहीं है। यदि आप ऐसा कार्य कर लेते हैं, तब आप बाद में भी जाकर प्रवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथी बात मैं बताना चाहती हूँ कि खरमास के समय में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, विवाह कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि खरमास में आप लोग विवाह के अलावा
जनेऊ, मुंडन, सगाई का कार्य, ये सारे कार्य भी आप लोग न करें। जैसे हम लोग वरक्षा का कार्य करते हैं कि हमने विवाह तय किया और जाकर फलदान या सगाई का कार्य कर दें, विवाह हम लोग बाद में करेंगे, तो ये कार्य भी आप लोग खरमास में बिल्कुल भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि ये भी शुभ और मांगलिक कार्य है। तो हमारा जो आगे का जीवन है वो अच्छे से बीते, निर्विघ्न रूप से बीते, किसी का भी वैवाहिक जीवन हो, तो इसकी शुरुआत हम खरमास में ना करें तो बहुत ही बेहतर होगा। अब मैं बात करती हूँ पांचवी कि पांचवा कौन सा ऐसा कार्य है, नए आभूषण की खरीदारी। देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो हम जो नया आभूषण, जेवर इत्यादि खरीदते हैं तो अपने बेटी का विवाह या बेटे का विवाह तय करते हैं तो उसके लिए खरीदते हैं, शुभ कार्य के निमित्त खरीदते हैं, तो इसमें तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बिल्कुल हमें नहीं खरमास में खरीदना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा भी खरीदते हैं कि स्वयं अपने पहनने के लिए साधारण रूप से जेवर इत्यादि खरीदते हैं, तो उसे खरीद सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आभूषण जो होते हैं, सोना चांदी जो होता है, ये बहुत ही इसे शुभ माना जाता है, बहुत ही पवित्र धातु मानी जाती है। तो मैं तो जहां तक कहूंगी कि आप लोग चाहे विवाह के लिए खरीद रहे हो, चाहे आप लोग ऐसे ही साधारण रूप में खरीद रहे हो, नए सोने चांदी के जेवर आप लोग खरमास में ना खरीदें। यदि आपका काम चल रहा है तो बिल्कुल ना खरीदें, पहले खरीद लें या फिर 1 महीने रुक जाएं, बाद में आप खरीद सकते हैं। छठवीं बात मैं बताना चाहती हूं कि देखिए अचल संपत्ति के विषय में, जैसे कि गाड़ी, जमीन, प्रॉपर्टी जो हम लोग खरीदते हैं, जो हमारी अचल संपत्ति होती है, इसे भी हमें खरमास में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अचल संपत्ति का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो इसे भी आप लोग गाड़ी या प्लॉट वगैरह, जमीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो खरमास में बिल्कुल खरीदने से बचें। पहले ये कार्य कर ले या फिर बाद में कर ले। वीडियो इतने दिन पहले जा रही है, आप लोग यदि ये सारे कार्य करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग खरमास लगने से पहले आप लोग ये सारे कार्य कर सकते हैं। सातवीं बात मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए बहन बेटी की विदाई, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम लोग बहुत ही शुभ समय देखकर अपने बहन बेटी की विदाई करते हैं। एक तो शादी ब्याह में करते हैं और दूसरा हम पहली बार, जैसे कि शादी ब्याह हो गया है, पहली बार ससुराल से मायके और मायके से ससुराल आना होता है। इस बात का भी हम लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। पहली बार आने और जाने के लिए बहुत ही शुभ समय को देखना होता है। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि किसी भी आपके बहन या बेटी को संतान की प्राप्ति हुई है, पुत्र या पुत्री हुई है, तो उस समय भी जब मायके या ससुराल आना जाना होता है तब भी हम शुभ समय का ध्यान देते हैं। पंडित जी से समय दिखवाते हैं कि क्या किस समय किस तारीख पर हमें अपनी बहन बेटी को ले आना है या फिर विदा करना है। तो ये 2 समय पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो खरमास में आप पहली बार यदि अपने बहन या बेटी की विदाई कर रहे हैं, ससुराल से मायके या मायके से ससुराल, या फिर आपके बहन या बेटी को संतान की प्राप्ति हुई है, तब हमें विदाई करनी है। उसे भी हम लोग ज्यादातर पहली बार मानते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग शुभ समय का ध्यान रखते हैं। तो इन दोनों समय पर आप अपने बहन बेटी की विदाई खरमास में ना करें। वैसे साधारण रूप में आई गई हैं कई बार, तब आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग ध्यान रखते हैं। यदि कई बार आ चुकी हैं, जा चुकी हैं, तब भी यदि खरमास में जाना पड़ जा रहा है, कोई भी बहुत ही जरूरी है, इमरजेंसी है, तो हम लोग ये करते हैं कि पैरों में महावर इत्यादि नहीं लगाते हैं, नए वस्त्र नहीं पहनते हैं और कोईछा का जो चावल होता है उसे नहीं लेते हैं। ऐसे ही साधारण रूप में हम लोग चले जाते हैं या चले आते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। खरमास में यदि आपको आना जाना पड़े तो इस तरह से आए जाएं। और पहली बार की जहां तक बात है और संतान प्राप्ति के बाद आने जाने की बात है, तो इसमें तो बिल्कुल ही ध्यान रखें, जाने और आने से बचें जहां तक हो सके। अब मैं बात करती हूं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं जिसमें कि कोई दोष नहीं है। देखिए खरमास में आपको जैसे साधारण चीजें, आपको नए वस्त्र खरीदने हैं, आपको सौंदर्य के जो सामान, श्रृंगार के सामान खरीदने हैं, या कोई भी रोजमर्रा की जो आप चीजें यूज कर रहे हैं वो खरीदना है, तो इन सब चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे घर में जो घरेलू चीजें हैं, जैसे हम टीवी, फ्रिज इत्यादि खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, जो हमारे घरेलू रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें हैं, तो बहुत से लोग नहीं खरीदते हैं। यदि बहुत नहीं आवश्यक है तो बड़ी चीजें आप मत खरीदिए, भारी सामान मत खरीदिए, लेकिन जो रोजमर्रा के सामान है उसको खरीदने में बिल्कुल कोई दोष नहीं है। नए वस्त्र इत्यादि खरीदने में भी कोई दोष नहीं है। श्रृंगार की सामग्री इत्यादि खरीदने में भी कोई दोष नहीं है। ये सारे कार्य आप लोग कर सकते हैं। नए वस्त्र जहां तक पहनने की बात है, आप लोग नए वस्त्र भी पहन सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शुभ और मांगलिक कार्य तो हमें करना नहीं है। तो शुभ और मांगलिक कार्य करने में और पहनने में दोष होता है, तो वो तो हमें करना नहीं है खरमास में। तो साधारण रूप में आप पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपने घर में
यज्ञ हवन इत्यादि बिल्कुल कर सकते हैं, कथा का श्रवण इत्यादि बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। पूजा पाठ आप बिल्कुल नियमित रूप से करें, मैं तो कहूंगी और ज्यादा ही करें। सूर्यदेव भगवान जी की जितनी उपासना कर सके आप करें, विधि विधान से करें। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं और जितने कार्य मैंने बताए उस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।